So, hello everyone, I am Satvik. Welcome back. I am from IIT Delhi, 9 pointer, Department Engineering Physics, course Electromagnetism as discussed before. और आज हम डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमएफ पार्ट 2। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिलेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ विद फ्लक्स चेंज, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स पे ये कैसे डिपेंड करता है। तो अगर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो स्ट्रिक्टली पहले उसको देख के आना, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी स्टार्ट करते हैं, और अटेंशन अच्छा पे करना है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और आपको बहुत मजा आएगा। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लेट्स सी द एग्जांपल टेकन इन प्रीवियस वीडियो। तो जो मैंने पार्ट 1 के अंदर ये वाला एग्जांपल दिया होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ऑब्जर्व होगा कि एग्जांपल ले रखा है। तो इस पार्ट के लिए जो मैंने ईएमएफ कैलकुलेट करा था वो करा था बीएचवी, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो हम एक चीज ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लेट फाई बी द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू द लूप। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कितना जा रहा होगा लूप से वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एज कन्फाइंड टू दिस रीजन है एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे। सो फाई क्या होगा, मेरा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी है। तो जो फाई निकल के आया वो मेरे पास बी एच एक्स आ जाएगा, बी इंटू एरिया। एरिया ये जो बी ए लेंथ है यही एच है, तो बी एच एक्स निकल के आ गया। सो क्लियरली हमको यहाँ से देख सकते हैं कि सिंस एक्स इज डिक्रीजिंग, आप जानते हैं कि एक्स डिक्रीज हो रहा है, सो ऑब्जर्व भी हो रहा है इसलिए कि एक्स डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इधर जा रहे हैं। तो हम जो वेलोसिटी लिखेंगे वो माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, और जो डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा फिर वो बी एच डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। कंसिडर करिएगा कि यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मानी है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन चेंज का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं मूव नहीं कर रही है। मूव कर रही होती तो हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर रूप से चेंज हो रही होती, लेकिन यहाँ पे तो हमने उसको कांस्टेंट माना है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। तो बी एच इंटू डी एक्स बाई डी टी मेरा डी फाइव बाई डी टी निकला। तो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी एच वी निकल के आया। तो यहां से ऑब्जर्व करिए कि डी फाइव बाई डी टी माइनस बी एच वी क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। तो अब आप आर्ग्यू करोगे कि आपने तो इस एग्जाम्पल के लिए प्रूव कर दिया, जनरल के लिए प्रूव करके दिखाओ। तो वही है, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि हमारा थोड़ा एनालिसिस इजी हो जाए, क्योंकि हर सिचुएशन के अंदर बी एच वी का यूज करना बड़ा क्लम्बरसम हो सकता है। वहां पे जो फ्लक्स है वो ब्यूटीफुली बहुत प्रॉब्लम को आसान कर देता है। तो वही देखते हैं कि जनरल बॉडी के लिए भी क्या ही ट्रू है, तो उसका एनालिसिस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो उसको जरूर अच्छे से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो जैसे इस फिगर को देखिए, यहाँ पे जैसे एक लूप है, ये लूप मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि टाइम टी के ऊपर ये जो लूप है यहाँ पड़ा था, इस लूप की जैसे मैंने ये रेड कलर से आपको दिखाया है, या आप लूप का वायर मान लो, ठीक है। और ये कोई सरफेस एस है, मतलब ओपन लूप है वैसे तो इमेजिनरी कुछ हमने सोचा हुआ है कि कुछ ऐसा बन रहा है। अब जैसे ये है लूप एट टाइम टी, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ लूप एट टाइम टी प्लस डी टी। तो मैंने माना कि लूप कुछ मूव हुआ होगा और टी प्लस डी टी पे उसने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ये जो नीचे आपको दिख रहा है, जैसे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, तो जो नीचे कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको, लूप ने वो कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, ठीक है। और हमने ये जो बीच का ये जो रिबन शो हो रखा है, तो ये जो बीच का है ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम मान रहे हैं हमारी तरफ से, जो दोनों को ऐसे कनेक्ट कर रहा है लूप को, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। अब वही हमने डिस्कस कर रखा है कि जैसे सबसे पहले तो रिमेंबर गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसके कारण जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है वो हमेशा जीरो होता है। तो ये आपने मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। सो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम आई कैन राइट दिस, जो ग्रीन्स थ्योरम या गॉस थ्योरम है, या जिसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम भी कह सकते हैं, तो उसके रूप में मैंने इसको ऐसे लिखा। अब सिंस डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो है तो मेरे पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए जीरो आ गया। मतलब किसी भी सरफेस से अगर मैं क्लोज सरफेस लेता हूँ, क्लोज सरफेस का मतलब मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब कुछ एंटर होता है तो कुछ बाहर निकलता है, क्लोज सरफेस उसको कहते हैं। मतलब मेरे को दो बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एक बार देख लीजिए। मान लेते एक वायर लूप है, तो ये ओपन सरफेस है, मेरे को सरफेस को एक ही बार क्रॉस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये ओपन सरफेस कहलाता है। क्लोज सरफेस क्या हुआ कि जैसे मैंने कुछ ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो आप देख सकते हैं ये सरफेस S1 और ये सरफेस S2, तो मेरे को दो सरफेसेस क्रॉस करने पड़े, इसका मतलब ये एक क्लोज सरफेस है। सो यहाँ पे भी जैसे अगर मैं कंसिडर करूं तो ऑब्जर्व इन द फिगर, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब कुछ बी एक्स बी वाई बी जेड है, कुछ ऐसी बी वेक्टर है, ठीक है।
अब ये जो ऊपर वाला जो लूप जो सरफेस क्रिएट कर रहा है तो उसको मैं S1 नाम दे रहा हूं, और नीचे वाला जो लूप जो सरफेस क्रिएट कर रहा होगा उसको मैं नाम दे रहा हूं S2। ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो मैंने जैसे अभी डिस्कस करा था ऐसे क्यूबिकल बॉक्स के लिए, वैसे ही ये जो पूरा आपको दिख रहा है एज अ बॉक्स टाइप, इसके अंदर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो एक्चुअली मैं ये बेसिकली ये वाली थ्योरम यूज करने जा रहा हूँ। तो ऑब्जर्व इन द फिगर, जैसे इसके लिए कुछ फ्लक्स आ रहा होगा फाई S1 पॉजिटिव अंदर की तरफ जा रहा है, तो फाई S1 लिख दिया, प्लस फ्लक्स कुछ साइड से भी आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि अभी बी की डायरेक्शन क्या है, मैंने मान लिया कि कुछ BX भी है BZ है, तो फाई रिबन मतलब रिबन से भी कुछ अंदर जा रहा होगा, और इस सरफेस से बाहर आ रहा होगा S2 के सरफेस से, तो लीविंग है इसलिए मैंने फाई S2 लिख दिया, मतलब ये मॉड्यूलस होगा, मतलब ये जो फाई S2 है ये मॉड्यूलस होगा। माइनस साइन मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इससे मेरे को क्या पता लगा कि जो फाई S2 माइनस फाई S1 है वो फाई रिबन के बराबर है। यहाँ जो फाई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, आप ये अच्छे से जानते हैं। सो अब जो फाई S2 वो क्या है, लूप की ओरिएंटेशन t प्लस डी टी पे जो है वो ही, और उसके कारण जो सरफेस जनरेट हो रहा है वो S2 है। एक बार इसको वापस से सुनिए, S2 क्या है, लूप का जो ओरिएंटेशन एट टाइम t प्लस डी टी है उसके कारण जो सरफेस क्रिएट हो रही है वो है S2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया कि जो फाई S2 है और माइनस फाई S1 है वो दैट इज इक्वल टू फाई रिबन। सो यहां से हमको पता लग गया कि वो फाई रिबन के बराबर है। तो जो फाई S2 है उसको मैंने क्या लिखा, फाई ऑफ t प्लस डी टी, और फाई S1 को मैंने लिखा माइनस ऑफ फाई t, तो वो मेरा किसके बराबर आ गया, फाई रिबन के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा कि जो चेंज इन फ्लक्स है वो फ्लक्स थ्रू द रिबन है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है। और जैसे अब यहाँ पे ये जो डीए वेक्टर है इस रिबन का, उसको देखिए मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। सो आप क्लियरली इस फिगर में देख सकते हैं कि जो लूप गया है, लूप ऐसे गया है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर p डैश की डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैंने इस छोटे से डिस्टेंस को मैंने vdt कह दिया। ठीक है, और जो चार्ज होगा वो dt डिस्टेंस में dl ट्रैवर्स करा, वो लूप वन के अंदर जो u वेलोसिटी से ट्रैवर्स करता है, मैंने आपको बताया था लेक्चर वन के अंदर कि विद रिस्पेक्ट टू वायर vd वेक्टर से वो ट्रैवल करता है और vd वेक्टर ही u वेक्टर है, तो वो dl डायरेक्शन उसमें करा, और इतने से dt टाइम के अंदर उसमें इतना चेंज नहीं आ पाए कि अब मैं उसको उस डायरेक्शन में दिखाऊंगा, हम मानेंगे कि वो dl वेक्टर अभी भी उसी डायरेक्शन में है। तो जो dA वेक्टर बना, तो ये जो dA वेक्टर का मॉड है ये क्या होगा, v dt इंटू dl। ठीक है, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है dt dl, तो इसको हम इंटीग्रल में बाद में इंक्लूड कर लेंगे, तो उसकी कोई अभी टेंशन नहीं है। तो v dt इंटू dl, अब dA वेक्टर है, यहाँ पे आपको पता है एरिया वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो आप जैसे जानते हैं कि जो v है वो ऐसे है और जो dl है वो ऐसे है, तो अगर मैं v क्रॉस dl करूंगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाएगा, तो वही वैसे ही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है dA वेक्टर को, तो जो dA वेक्टर आ जाएगा मेरे पास वो v क्रॉस dl वेक्टर डॉट dt आ जाएगा। ठीक है, ये dl और इसके बीच में थीटा एंगल था, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या मॉड ऐसे नहीं कह सकते, एक्चुअली ये मॉड होगा जब थीटा 90 हो गया है, तो यहाँ पे एक साइन थीटा का टर्म भी आ जाएगा, तो क्लियरली आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि एरिया वी डी टी डी एल साइन थीटा से हम लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो d जैसे मैंने यहाँ पे पिछली स्लाइड में डिस्कस करा कि फाई है t प्लस डी टी माइनस फाई टी इज इक्वल टू फाई रिबन। ठीक है, तो ये जो फाई टी प्लस डी टी माइनस फाई टी है इसको डी फाई लिख सकता हूँ, तो डी फाई इज इक्वल टू फाई रिबन, तो फाई रिबन क्या होगा, इंटीग्रल बी डॉट डी ए ओवर द रिबन। ठीक है, और डी ए वेक्टर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अब जैसे मैंने कहा था कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है तो उसको हम इंटीग्रल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, तो ऐसे ही मैंने यहाँ का करा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट वी क्रॉस डी एल, क्योंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट है इन सबके, तो टाइम को बाहर निकाल के डी फाई के नीचे भेज दिया, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी डॉट वी क्रॉस डी एल। बी जो यहाँ पे है मैंने कांस्टेंट माना है मैग्नीट्यूड में भी, और कोई ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वेक्टर। आप देखिए वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी वेक्टर का चेंज लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी मैं चेंज नहीं मान रहा हूँ, वेक्टर का भी मैं चेंज नहीं मान रहा हूँ, दोनों मतलब वेक्टर का चेंज नहीं मार रहा हूँ क्या मतलब है, वेक्टर का चेंज नहीं मार रहा हूँ इसका मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ही चेंज नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। सो उससे मैंने ये लिखा। अब क्लियरली पहली फर्स्ट लेक्चर से मैं जानता हूँ कि डब्ल्यू वेक्टर
is equal to v vector plus u vector, where w vector is the net velocity in ground frame of the charge and v is the velocity of the loop and u is the velocity relative to the wire and that is equal to vd vector. So यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस करा कि जो u वेक्टर है इज पैरेलल टू dl वेक्टर, तो u क्रॉस dl जीरो है, तो मैं इस जीरो टर्म को यहाँ ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूँ v प्लस u क्रॉस dl, तो ये दोनों तो बराबर होंगे क्योंकि u क्रॉस dl जीरो है, तो बन के तो यही आना है, तो v प्लस u को मैंने यहाँ पे w से रिप्लेस करा, फिर यहाँ पे मैंने वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है या फिर जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ऐसा कुछ कह सकते हैं यहाँ पे, तो उसकी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी मैंने। तो यहाँ पे जैसे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा तो डी फाई डी टी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है, ये क्या है, नेट वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो ग्राउंड फ्रेम के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा क्यू वी क्रॉस बी बाय क्यू, और ये क्या डिफाइन करता था मैं, स्मॉल एफ वेक्टर, ये तो हमारा स्मॉल एफ वेक्टर ही है, तो एक्चुअली डी फाई बाई डी टी क्या निकल के आया, माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ मैग्नेटिक डॉट डी एल, और एज डिस्कस्ड इन पार्ट 1 व्हाट इज दिस, दिस इज द ईएमएफ। तो मैंने किसी भी जनरल लूप के लिए ये प्रूव कर दिया कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और उसकी जब ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो रही है तो ईएमएफ जो होगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होगा, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्लीज अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को वापस वॉच करें। सो आज का हमारा यही टॉपिक था, होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, और स्कैन दिस QR कोड टू नो मोर अबाउट अस द 9 पॉइंटर कम्युनिटी। प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, और प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Telegram. Thanks for watching, thanks a lot, enjoy physics, that's important.